नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है। योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी। कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों के अनुरूप माना है। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी जारी है। इससे कश्मीर के कई रास्ते कट गए। बारामूला, अनंतनाग आदि जिलों में बिजली, सड़क और संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान सेवा बाधित रही है। अगले 48 घंटे तक घाटी में बर्फबारी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में रविवार से रुक रुक हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी है। इससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार हुआ है, वहीं पारा गिर गया है। राजधानी दिल्ली की कई जगहों में आज भी मध्यम बारिश जारी है। आयकर अधिकारियों की टीम बेनामी संपत्ति मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय पहुंची। टीम ने इस मामले में उनका बयान दर्ज किया है। रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज करने के लिए सम्मन दिया था। तब उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं करवाया था। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ के लिए ईडी की टीम उनके दफ्तर पहुंची। वर्षा का नाम पीएमसी बैंक घोटाला में शामिल है। वर्षा राउत को इससे पहले भी ईडी ने नोटिस भेजा था। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन 41वें दिन जारी है। बारिश के कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत फिर बेनतीजा रही। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर किसान अड़े रहे। वहीं सरकार ने किसानों को कानूनों के फायदे गिनाए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कानून वापसी की जगह संशोधन के लिए तैयार है। सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता के लिए किसान राजी हो गए। यह बातचीत 8 जनवरी को होगी। विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बार दोनों पक्षों ने अलग अलग खाना खाया। सुप्रीम कोर्ट अगले 2 से 3 दिनों में किसान आंदोलन पर फिर से सुनवाई करेगा। सरकार की निगाहें शीर्ष अदालत की सुनवाई पर भी है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सरकार ने किसान संगठनों से शुक्रवार को वार्ता का समय निश्चित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा चाहते हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े थे। इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। उम्मीद है अगली बातचीत में नतीजे निकलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी की बातचीत में भी हमारा मुद्दा कृषि कानूनों की वापसी का ही रहेगा। साथ ही एमएसपी पर कानून गारंटी की मांग भी रहेगी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। सरकार किसान संगठनों को संशोधन में उलझाए रखना चाहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किला और राजपथ पर ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बनाई है। इस ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करने के लिए महिलाओं ने कमर कस ली है। महिलाएं किस तरह से कमान संभालेंगी, इसकी रिहर्सल भी उन्होंने शुरू कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसानों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, जबकि किसान सर्दी और बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों के आंदोलन को लेकर बयान जारी किया। रिलायंस ने कहा कि उनकी कंपनियों का कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। वह न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही अनुबंध पर खेती का व्यवसाय करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नड्डा का स्वागत किया। बता दें कि संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक गांधीनगर में हो रही। इसी बैठक में नड्डा भाग लेंगे। मोदी नगर की घटना के बाद सीएम योगी ने मेरठ क्षेत्र के शमशान घाट और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण की जांच के आदेश दिए। इसकी जांच मेरठ कमिश्नर को सौंपी गई है। सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुरादनगर हादसे के 36 घंटे बाद 25,000 के इनामी ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
हादसे के लिए ठेकेदार अजय त्यागी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि आज उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। आईजी और गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि घटना से जुड़े दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की जाएगी। साथ ही जिस आरोपी के पास सत्र लाइसेंस होगा उसे भी निरस्त किया जाएगा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को आपातकाल मंजूरी को लेकर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोवैक्सीन को पानी बताने वालों को भी जवाब दिया है। कोवैक्सीन को अब 12 साल से ऊपर के बच्चों पर परीक्षण की अनुमति मिल गई है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को 18 साल से अधिक उम्र वालों को ही दी जाएगी। भारत बायोटेक ने दूसरे चरण में 12 से 18 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया था। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोरोना वायरस टीके की लागत की घोषणा कर दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया कि सरकार को प्रति खुराक $3 से $4 यानी 219 रुपए से लेकर 292 रुपए चुकाने होंगे, जबकि निजी क्षेत्र को $6 से $8 में वैक्सीन मिलेगी। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने कोरोना टीका भंडारण पर बयान दिया है। पॉल ने कहा कि टीकाकरण के लिए देश में टीके का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसे सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले लोगों को लगाया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि वैक्सीन आने से देश में 2 प्रजाति बहुत परेशान है। इनमें एक कोरोना है जबकि दूसरी कांग्रेस है। जिस प्रकार समय समय पर कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, वैसे ही कांग्रेस म्यूटेंट वैरायटी में बदल रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने कोरोना वैक्सीन खुद को नहीं लगवाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वह अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन प्रदेश के लोगों को पहले लग जाए फिर मैं लगवाऊंगा, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन ने देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। यह नियम बुधवार से लागू हो जाएगा। वहीं स्कॉटलैंड ने भी इसी तरह का फैसला किया है, जो आज रात से लागू हो जाएगा। भारत में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के 20,000 से कम नए केस मिले हैं। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,40,469 हो गए, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 99.46 लाख हो गया है। इसके अलावा संक्रमित होने की दर 5.89% हो गई है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने सीएम शिवराज पर हमला बोला है। सज्जन वर्मा ने कहा कि सिंधिया बहुत ही नटखट है, इसलिए बीजेपी को इनका दबाव झेलने के लिए तैयार रहना होगा। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट की पेशी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रज्ञा ने कहा कि कोर्ट की तारीख के दिन वह एम्स में भर्ती थी, इसलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। कांग्रेस ने मुझे कई तकलीफें दी हैं, जिनका वह इलाज करवा रही है। एनआईए की विशेष कोर्ट मालेगांव विस्फोट मामले में आज सुनवाई करेगा। हालांकि सांसद प्रज्ञा ठाकुर के कोर्ट में पेश न होने पर कल सुनवाई टाल दी गई थी। कोर्ट ने फिर से प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। वह आज कोर्ट में पेश हो सकती हैं। दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में शुमार गूगल में भी कर्मचारियों ने यूनियन बना ली है। यह यूनियन कर्मचारियों के बेहतर वेतन, नौकरी की सुविधाओं और अच्छे वर्क कल्चर के लिए काम करेंगी। गूगल के 225 इंजीनियर कर्मचारियों ने सैन्य प्रशासकों में कर्मचारी यूनियन बनाई है। डार्क वेब पर 10 करोड़ से अधिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों की जानकारियां लीक हो गई हैं। यह डाटा मोबाइल पेमेंट्स कंपनी जस्ट पे के खराब सर्वर के कारण लीक हुआ है। इस डाटा में नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कार्ड की पहली और आखिरी संख्या शामिल है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने डाटा लीक पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि डाटा को बिटकॉइन के बदले बेचा जा रहा है। वहीं जस्ट पे का कहना है कि लीक हुए डाटा की संख्या 10 करोड़ से कम है। लीक डाटा में यूजर्स के कार्ड की डिटेल्स नहीं है।
यूपी में धर्मांतरण कानून के समर्थन में 224 पूर्व नौकरशाहों और जजों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। सभी ने कहा कि कानून से महिलाओं की गरिमा को सुरक्षा मिली है, इसे जाति धर्म से परे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। कानून की आलोचना करने वाले सांप्रदायिक फैलाना चाहते हैं। रूस से S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद में अमेरिका प्रतिबंध बाधक बन सकते हैं। अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट में इसके संकेत मिले। रिपोर्ट में भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि 2018 में ट्रंप प्रशासन ने खरीद पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। ताजमहल के प्रांगण में भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने 4 लोगों को दबोच लिया है। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चारों उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की दिग्गज सांसद नैन्सी पेलोसी को फिर से प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। वह लगातार दूसरी बार स्पीकर चुने जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं, जिन्होंने अमेरिकी संसद में यह इतिहास रचने का काम किया है। यूपी के प्रयागराज में 15 जनवरी से माघ मेला शुरू होगा। मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर 16 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जहां कोविड टास्क फोर्स तैनात होगी। मेले में आने वालों को अपनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी मेले में एंट्री मिलेगी। मुंबई सत्र न्यायालय ने गैंगस्टर छोटा राजन और 3 अन्य को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। छोटा राजन पर 2015 में पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाकर 26 करोड़ की जबरन उगाही करने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाहरी बनाम भीतरी मुद्दे को लेकर सीएम ममता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय मंत्री को बंगाल में बाहरी कहा जा रहा है तो किसे भीतरी माना जाएगा। ठाकुर ने बंगाल को देश का एक अहम हिस्सा बताया है। विधायकों की अयोग्यता मामले को लेकर गोवा कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पार्टी ने अदालत से अनुरोध किया है कि जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाए। टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले शोभन चटर्जी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में पुलिस की अनुमति के बगैर वे भाजपा के रोड शो का नेतृत्व करेंगे। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष भी यह जानकारी दी है। केंद्र के साथ कर मामलों को लेकर कानूनी मुकदमों पर कारोबारियों ने बड़ा फैसला लिया है। देश के करीब 5 लाख उद्यमों में से 20% से सरकार की विवाद निपटान योजना को चुना है। इससे करीब 83,000 करोड़ रुपए की विवादित राशि से जुड़े मामलों को निपटाया जाना है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोरोना काल में फुल स्ट्रेंथ पर थिएटर खोलने की इजाजत दी है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत 50% क्षमता वाले नियम को हटा दिया गया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर 14 जनवरी से निधि समर्पण अभियान शुरू होगा। इसके तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश भर के 11 करोड़ घरों में जाएंगे। केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपा राय ने कहा कि परिषद के कार्यकर्ता मुसलमानों और विपक्षी दलों से भी चंदा मांगेंगे। रामपुर में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष इमरान खान पर बदमाशों ने हमला बोला है। बदमाशों ने तमंचे से फायर किया, जिससे जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने बैठक की, जिसमें आने वाले बैंक चुनाव की रणनीति पर विचार किया गया। सभी पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान की अपील की। बिजनौर में घर में खजाना छिपा होने के नाम पर तांत्रिकों ने एक किसान से 22 लाख रुपए की ठगी कर डाली। खजाना न मिलने के बाद किसान ने तांत्रिकों से रुपए की मांग की। तांत्रिकों ने उसके बेटे को जादू टोने के नाम पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने ओलंपिक खेलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनप्रीत ने कहा कि कोविड के माहौल में उनकी टीम टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल होगी, लेकिन उससे पहले की बाधाओं का सामना करने के लिए खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से सिडनी में शुरू होने वाले तीसरे क्रिकेट मैच के लिए दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत रहेगी।
इस दौरान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की कुल क्षमता के 25% दर्शकों की अनुमति दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एहतियात के तौर पर पृथकवास में रह रहे 5 भारतीय खिलाड़ियों को मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना किया गया। इनको विशेष चार्टर्ड विमान से भेजा गया। यहाँ पूरी टीम श्रृंखला के तीसरे टेस्ट में हिस्सा लेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।